फाइनली तलाश पूरी हुई और मुझे मिल गए हैं स्कॉर्पियो के ऑनर। और देखिए बुलंद चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, भारी भरकम जर्नलिस्ट हैं। प्रशांत कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया। तो कब से चला रहे हो इसे? 5 साल हो गए, 6 साल चल रहा है अभी। अरे गजब। तो कितना चला चुके हो अब तक? लगभग 80,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी। 80,000? हाँ। तो प्रशांत ने इसे 80,000 किलोमीटर चला लिया है और ये पेशे से जर्नलिस्ट हैं। तो मैं इस स्कॉर्पियो का एक जबरदस्त ऑनरशिप एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं और प्रशांत अपने उन हर चीज़ों का बातों को मेरे से साझा करेंगे जो अभी तक इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो कौन सा वेरिएंट है ये बता दो अंदर बैठने ये S10 है। अब जो नई सीरीज़ आई है उसमें S11 कर दिया उन्होंने उसको, बट S10 में ये 4WD मॉडल है, टॉप एंड जो स्कॉर्पियो का आता है। तो ये वो मॉडल है जो लोगों के डिमांड पर कंपनी बनाकर देती थी, सीधे चाकन से आता था ऐसा? यस। तो चलें 4 व्हील ड्राइव ऑन डिमांड है। तो चलें बैठकर बात करते हैं। बिल्कुल, आइए। तो आइए दोस्तों, और सब कुछ बात करते हैं गाड़ी में बैठकर। मैं प्रशांत के साथ उनकी इस स्कॉर्पियो में आ गया हूं और ये 2015 मॉडल है। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है प्रशांत ने। तो प्रशांत जी, क्यों खरीदा था इसे? हाँ ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि उस समय जब हम लोग एक SUV खरीदना चाह रहे थे परिवार के लिए, जिसमें कि कभी कहीं घूमने जाएं तो सामान भी रखने की व्यवस्था हो जाए और 5 लोग बैठ भी जाएं, और एक जो बजट का वो होता है ना कि एक आइडिया कि भाई ये इस रेंज तक हमें जाना है, उसमें जिस वक्त ये ली थी उस वक्त मार्केट में उतना भी कंपटीशन नहीं था जैसा अब है। अच्छा। यानी कि उस वक्त हमारे पास एक ऑप्शन तो सफारी का था जो रिलेटिवली हाई मेंटेनेंस कार समझी जाती थी। दूसरी ऑप्शन थी ये स्कॉर्पियो की, जो कि बहुत रिलायबल ऑप्शन था। XUV भी आ गई थी, बट वो उस टाइम बहुत नई थी तो उतना लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाया था। ये एक तरीके का टेस्टेड प्रोडक्ट था और फैमिली में एक जानकार थे जो महिंद्रा के बारे में उनकी अच्छी समझ थी, तो उन्होंने कहा कि इस गाड़ी के लिए जाइए, क्योंकि बोलेरो से फिर ये ऊपर एक ऑप्शन जो अगला था वो ये स्कॉर्पियो का ऑप्शन था। एंड आई थिंक ये प्राइस वाइज भी हमें रीजनेबल लगी और बाकी एक्सपेक्टेशंस तो इसने पूरी करी दी। 4x4 की चाहत क्यों थी उस टाइम? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जो अब हम लोग ले रहे थे तो पहले तो हम नॉन 4x4 मॉडल ले रहे थे जो कि रेडीली अवेलेबल था। उन्होंने कहा अगर आप 4x4 ऑर्डर करेंगे तो ये कस्टम मेड ऑर्डर होता है और प्लांट ये ऑर्डर जाता है नासिक। तो आप जो है ऑर्डर करेंगे, आपको वेट करना होगा 45 दिन। अच्छा। पर क्या ये वेट इतना वर्थ होगा, इस बात पे जब हमने सोचा तो एक बड़ा ही देसी सा एक एग्जीक्यूटिव ने बात बोली। वो ये बोली कि साहब आप इसको गांव लेके जाएंगे गाड़ी को, जरा से किसी उसमें फंस गई तो फिर आप जो है साफ सुथरे कपड़े पहन के उतरेंगे, उस गाड़ी को उस गंदे जगह में से निकालेंगे तो आपके जो है चाहे 14 लाख रुपए की गाड़ी हो, आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसमें 60-70 हज़ार रुपये ऐड करके अगर 4 व्हील ड्राइव कर लेंगे उसको, तो फिर आपके पास एक ऐसी क्षमता है कि आप जो है उसमें बैठे बैठे चेंज करें, शिफ्ट ऑन फ्लाई है और 4 व्हील पे जाएं, फिर कोई समस्या ही नहीं है। मतलब ये बड़ी गाड़ी लेके चलने के साथ आपकी जो एक एडवेंचर करने की जो एक वो होती है ना मन में तमन्ना कि थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट उतार दें तो ऐसा ना हो कि उतरती फंस जाए। जैसे राजस्थान में बहुत सारे लोग अपनी SUV गाड़ियों को लेकर जाते हैं तो ज़रा सा ही ऑफ ट्रैक होते हैं वो, कई बार गाड़ियाँ फंस जाती हैं अगर 2 व्हील पे होती हैं। 4 व्हील पे हम लोग ड्यून बैशिंग कर चुके हैं इसमें। और ड्यून बैशिंग क्या मतलब, बाकायदा एक अच्छा लंबा सफ़र रेगिस्तान के अंदर कवर किया था ये बाड़मेर के आसपास। तो गाड़ी के हल्का सा बस टायर से थोड़ी हवा निकाली और उसको 15-17 पाउंड पे लेकर आए 35 से 4 व्हील ड्राइव पे लगाई और उसके बाद चले गए ड्यून्स में। अच्छा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब हो पाए, ये तो खैर हमने बाद में एक्सप्लोर किया, बट लेने से पहले वही कंसिडरेशन था जो मैंने शुरू में बताया कि गाड़ी कहीं अटक जाए तो वो 60-70 हज़ार रुपये 14 लाख में डाल देना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे ऐसा ना हो कि उतर के फिर वो फजीयत हो रही है। तो उस टाइम कितना चुकाया था आपने स्कॉर्पियो की? अब तो गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं गाड़ी। हाँ, अब तो अगर इस मॉडल पे आप बात करें तो ये टॉप एंड मॉडल है स्कॉर्पियो का, तो ये लगभग अब 20 के आसपास जाता है। बट हमने जब ये ली थी तो रजिस्ट्रेशन समेत ये लेस देन 16 थी। अच्छा। यानी कि 1570 या 1580 के आसपास ये गाड़ी पड़ी थी। अच्छा। कुछ रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने उत्तराखंड से कराया था तो वो एक थोड़ी रियायत वहाँ हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन रिलेटिवली सस्ता है। मतलब आप दिल्ली में जाएंगे तो 10 लाख से ऊपर की गाड़ी पे 12.5% के आसपास है, तो वहाँ 5% था। अच्छा। तो ये वहाँ से कराई तो
ओवरऑल में जो उस टाइम का जो रेट था गाड़ी का 1640 1680 था इस मॉडल का, पर ये 15 से 16 से कुछ कम में हमें पड़ी। अब तक कितने किलोमीटर चला चुके हो? मीटर इसका बता रहा है 77,000। 77,000 हो गया। हाँ। तो 77,000 में कितनी जिंदगी के लिए यूज किया और कितने एडवेंचर के लिए? ये 70,000 जो हैं ये सारे ही एडवेंचर और घूमने ट्रैवल करने या कहीं बाहर जाने या लंबा जाने के हिसाब से ही हुए हैं, क्योंकि जो डे टू डे की गाड़ियां हैं वो 2 और गाड़ियां हैं तो वो डे टू डे में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। बट जब इस पे बैठ के निकलते हैं तो वो कम से कम हम कुछ नहीं तो 250 किलोमीटर तो मिनिमम जा रहे होते हैं, क्योंकि वो गाँव है हमारा। अच्छा। गाँव जाएंगे तो इसको लेके जाएंगे और उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे तो फिर इसको लेके जाएंगे। अच्छा, लोगों का सपना लेह लद्दाख होता है, आपने इस गाड़ी से किया लेह लद्दाख? हाँ, लेह लद्दाख किया हुआ है। किया? इससे भी कैसा? किया हुआ है, एक और गाड़ी से भी किया हुआ है। नहीं, बहुत मैं इसी का जबरदस्त, पूछूंगा। बहुत जबरदस्त। तो कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस पहाड़ों पे? कैसे, मतलब कुछ जो अलग सा, क्योंकि पहला कस्टमर रिव्यू हाँ स्कॉर्पियो का मेरे चैनल पर जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो एक कल्ट होता है ना स्कॉर्पियो वाला है, जो लोग जीते हैं, वो बताओ पूरा। नहीं, बहुत कोई एक्सपीरियंस में कोई आपको दुख भी हुआ हो, हाँ। कहीं तकलीफ हुई हो, तो पूरा ये जर्नी थोड़ी सी शेयर करिए। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जैसे डिसअपॉइंट हो जाते हो आप कुछ चीज़ों से ना, कई बार वैसा नौबत कभी आई नहीं। इस गाड़ी ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया जब मुझे लग रहा हो कि भाई यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे और फंस गए हों। और ऐसा कई बार होता भी है। हम एक बार पजेरो लेके ट्रैवल कर रहे थे तो उस भरोसे में हमने ड्यून्स में उतारी और बाद में फिर वो जेसीबी मंगवा के खिंचवानी पड़ी गाड़ी हमें। तो हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया हो या एक लेवल पार हो गया हो जहाँ उसको ज़्यादा टेस्ट कर दिया। बट जैसे स्कॉर्पियो के साथ लद्दाख गए, राजस्थान गए, हिमाचल का एक और दुर्गम इलाका है जहाँ गाड़ियों से लोग कम पहुँचते हैं, वो जलौड़ी पास पार करके एक और घाटी है, वहाँ जाते हैं। तो सभी जगह जब भी 4 व्हील ड्राइव लगाने की ज़रूरत पड़ी तो या ना लगानी पड़ी तो दोनों में ही जो टॉर्क है ना इस गाड़ी का, मतलब जो इंजन एक रॉ पावर प्रोड्यूस करता है, वो एक ज़बरदस्त आपको एक एक्सपीरियंस देता है। अब हालांकि ट्रांसमिशन 6 हो गए हैं इसमें, गियर 5 की जगह, पर जब आप टफ पोजीशंस में होते हैं गाड़ी में तो ज़्यादातर आपको जो मदद करने वाला गियर होता है वो 2 नंबर का गियर होता है, 2 या अक्सर पहला। तो दूसरे गियर पे जिस तरह का टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है और 4 व्हील की सपोर्ट मिल जाती है तो वो अनअचीवेबल जैसा कुछ लगता नहीं है, मतलब कभी लगा नहीं। आप कुछ बहुत ही चीज़ें मतलब नदी में पार कराने लगे या सबमर्ज करके इसको कहीं पार करने लगे तो एक चैलेंज हो सकता है, बट मैंने अभी तक तो नहीं देखा, मतलब खास करके पहाड़ी इलाके में, क्योंकि जब स्लिपरी रोड्स पे भी ना 4 व्हील ड्राइव आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देती है। अच्छा। स्कॉर्पियो में वैसे भी जो इसकी एक कमज़ोरी है जो एक्सेप्ट करनी चाहिए और पता ही है मार्केट में लोगों को कि एरोडायनेमिकली थोड़ी सी चैलेंज्ड गाड़ी है ये। विंड स्क्रीन इतनी सीधी खड़ी है आगे कि जब आप एक सर्टेन स्पीड पार करके ज़्यादा आगे जाते हैं तो गाड़ी ऐसा लगता हवा है रोकने लगती जोर है। मान रही है, हवा रोकने हवा लगती को है। चीरने में जो एक होती है ना एरोडायनेमिकल सपोर्ट, वो मिस हो जाती है। ओके। और वैसे भी इतनी बड़ी गाड़ी है कि इतने बड़े बोझ के साथ या वज़न को लेके जब कोई मशीन मूव करती है तो कुछ चीज़ों को चैलेंज होते हैं, जैसे ब्रेकिंग का एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि भाई इतने बड़ी गाड़ी तुरंत नहीं रुक सकती। जैसे मेरी माइक्रा जो दूसरी गाड़ी है, इतना कॉन्फिडेंस है कि जहाँ चाहूँगा वहाँ रोक दूंगा, वो बड़ी गाड़ियों में यूजुअली नहीं होता। एक चीज़ जो बड़ी गाड़ियों के यूज़र आपके रिव्यू को देख रहे होंगे वो इससे मेरी कनेक्ट कर पाएंगे कि जब आप किसी बड़ी एसयूवी में होते हैं और कोई ऐसी पोजीशन आती है जब आपको ABS यूज़ करना पड़ जाए तो आपके मन में एक धुक धुक या एक आवाज़ पीछे से आ रही होती है, अबे ये रुक जाएगी कि नहीं रुकेगी। क्योंकि जब वो ABS यूज़ करती है गाड़ी और जो उसकी वाइब्रेशन पैदा होती है गाड़ी में, तो गाड़ी का मोमेंटम और वज़न इतना होता है कि कई बार लगता है कि रुकेगी नहीं शायद। हालांकि वो ABS है, उसका प्रोसीजरल, उसका काम करने का तरीका, ऑपरेशन वैसा ही है, तो रुक तो जाती है। ब्रेकिंग के मामले में शुरू में मुझे लगता था डर, बट आई थिंक वो एक चेंज था। छोटी गाड़ी से जब बड़ी गाड़ी आप चलाने की आदत डालते हैं ना तो वो एक्यूट ब्रेकिंग नहीं कर सकते आप जो छोटी गाड़ियों में करते हैं। पर अगर इस गाड़ी में कोई मान लो एक चीज़ तब्दीली होती मेरी नज़र में, वो मुझे लगता है कि ये 4 डिस्क
अच्छा। कोने पे एक इसका अपग्रेडेशन होता जो कि तो अभी आपने missing है। नई स्कॉर्पियो देखी, बहुत सारे लोग जो है स्पाई शॉट वगैरह दिखा रहे हैं। हाँ। तो जो आप बता रहे हो उनका तो उस पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि काफी एरोडायनेमिक लग रही है। देखा होगा, शायद आपको पसंद भी आई हो। बिल्कुल। लेकिन स्कॉर्पियो जिसके लिए जानी जाती है वो फील चला जाएगा। हाँ, वो जो ये बॉक्सी लुक है ना, वैसे भी आप देख रहे होंगे कि मार्केट से जो बॉक्सी गाड़ियों की एक डिमांड थी, वो जो एक लव था, उनका एक ऑरा था, हाँ। वो मिट रहा है। जैसे पजेरो गई, हाँ। एकदम बिल्कुल बॉक्स डिज़ाइन की गाड़ी थी, और बॉक्सी जो गाड़ियाँ थी मार्केट में आप देखेंगे कि वो गाड़ियाँ अब शार्प होती जा रही हैं, है ना। जैसे सफारी भी अब गोल मोल करके वो हवा काटने के नज़रिए से बढ़िया डिज़ाइन कर दिया। तो डिज़ाइन एलिमेंट के नज़रिए से तो वो एक नई तब्दीली है। बट हाँ, ये अगर जिस तरह का लुक स्कॉर्पियो का है, डेफिनेटली एक बिल्कुल एक क्लास है जो इसको इसी शेप में और इसी साइज़ में पसंद करता है, वो तो डेफिनेटली मिस करेगा, इसको याद करेगा। प्रशांत, अब हम लौट आते हैं सर्विस पे। जी। तो सर्विस अभी तक कितनी करवाई आपने, और सर्विस पर खर्चा क्या आया वो भी बताना डिटेल। पहली तो 5,000 पे होती है इंस्पेक्शन, उसके बाद एडवाइजेबल होता है कि हर 10,000 पे डीजल की गाड़ी करा लेनी चाहिए। तो सर्विस तो ये कंपनी में ही होती रही है, और एक सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करना आज की तारीख में वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रीसेल में जाएंगे तो भी कंसिडर किया जाता है, वो एक एलिमेंट है ना। आपके नाम से भी अब सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बिक जाती हैं कि आप कौन है। पहले तो ये होता था डॉक्टर साहब की गाड़ी है, तो उस मैंडेट के नज़रिए में ध्यान में रखते हुए भी सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन किया है और होती रही है। तो यानी कि 77,000 पे देखें तो 7-8 सर्विस तो हो ही गई हैं। एक दो बार हल्का फुल्का जैसे किसी ने कुछ नुकसान कर दिया गाड़ी में, तो इंश्योरेंस के लिए भेज दी। कुल मिला के जो मेरी समझ है इस गाड़ी को लेकर, इट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली। लगभग कुछ आइडिया दे सकते हैं? मैं कोई सर्विस मेरी अभी तक 10,000 से ऊपर नहीं हुई। 10? कोई बड़ा काम हुआ गाड़ी में? नहीं, कोई बड़ा काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, टायर चेंज जो कि मेरी वेरिएंट, मतलब मेरा वेरिएंट है और मैं उसको खराब कर रहा हूँ, मतलब जितना चला रहा हूँ उतना बदलना पड़ेगा। हाँ, जो आप यूज कर रहे हो तो टायर, चलता है, हाँ, मेंटेनेंस तो समझ में आता है। हाँ, एक चीज़ है जो अभी 70,000 पे इसकी क्लच प्लेट चेंज हुई है, वो अब आप उससे लगा लें अंदाज़ा कि डिज़ायर की क्लच प्लेट जो है 5500-5700 रुपये की चेंज हो जाती है, ऑल्टो की 3 से 4 की रेंज में है। स्कॉर्पियो की हमने चेंज कराई तो विद लेबर इट वाज 17,000 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो मतलब इतने में आपका ही पूरा ये हो गया। तो मतलब जैसा होता है ना कि बड़ी गाड़ियों को लेकर एक डर भी होता है लोगों में, चिंता तो होती है, क्योंकि अगर आप बड़ी गाड़ी ले लेंगे तो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द पेमेंट ऑफ दैट कार, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द इंश्योरेंस जो हर साल देना है, जो कि बड़ा होगा। जैसे 15 लाख की गाड़ी होगी तो 15 लाख के हिसाब से आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा सालाना। वैसे ही एक सर्विस का एक कंसर्न होता है कि भाई इसके पार्ट्स महंगे तो नहीं पड़ेंगे। स्कॉर्पियो एक्चुअली, और ये ना आगे आने वाले भी महिंद्रा की मुझे लगता है कि कंसिडरेशन में होना चाहिए कि जब आप एक बड़ी रेंज में गाड़ी बेचते हैं ना, जैसे आपका एक ग्राहक इसी गाड़ी का स्कॉर्पियो का 7 लाख का भी है जो सबसे बेसिक मॉडल है, और एक ग्राहक आपका 16, 17, 18 लाख का भी है जो टॉप एंड ले रहा है। बट उसके अंदर एयर फिल्टर और जो उस तरह की चीज़ें हैं ना, एयर फिल्टर, एसी के फिल्टर या और बाकी चीज़ें जो हैं, वो आप उतनी महंगी नहीं कर सकते क्योंकि वो 7 वाला अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो एक मीन या एक एवरेज प्राइस पे लाना पड़ता है आपको चीज़ों को, शायद कंपनी इस तरह से सोचती होंगी। तो पुर्जे इसके बड़े सस्ते हैं, मतलब पुर्जे उतने महंगे नहीं हैं जितने बड़ी गाड़ियों के होते हैं। ओके। कि एस्टिमेट पड़ा आ गया या बहुत ऐसा झटका लग गया कि यार ये तो बहुत कुछ पैसे और छोटे छोटे सवाल जिसका फटाक से जवाब। हाँ। माइलेज क्या मिल रहा है? माइलेज देखिए, माइलेज जो है 19-20 होता है आपकी ड्राइविंग पे। मैं जब सिटी में चलाता हूँ, दिल्ली जैसे कभी ले जाना पड़ गया, वो कम सिचुएशंस होती हैं, तो ये सिटी में 12 तक मुझे देती है डीजल में। अच्छा। बट ये जैसे मैं आगरा जाता हूँ, लखनऊ जाता हूँ या कहीं और लंबा गए हाईवे पे, और चूंकि ये बॉक्सी नॉन एरोडायनेमिकल गाड़ी है जैसी हमारी बात हुई, तो आप इसको 100 से ऊपर अगर इसको ना पुश करें, क्योंकि 100 पे तो ये बहुत ही आनंद में चलने वाली गाड़ी है। जैसे आप हैंड रेस्ट पे आराम से हाथ रख के बैठे हैं, सोफे पे बैठे हुए अपना 2 जने बातें करते हुए चले जाएं कहीं भी, उन सिनेरियोज में ये गाड़ी मुझे 15 प्लस का भी एवरेज दे चुकी है। 16 नहीं बोलूंगा, बट हाँ 15 प्लस। ओके। आपने कुछ काम भी करवाया हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नई जैसी लग रही है। क्या क्या ये सीट का बाहर का इसमें एक भी आइटम नहीं है। अच्छा। आउटफिटिंग जो है, अच्छा, ये कंप्लीटली टॉप एंड मॉडल है, तो जो भी है सब इक्विप्ड है। ओके। 5 साल पुरानी गाड़ी होने के बाद मुझे रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि गाड़ी के सीट कवर्स जो हैं, अच्छा, इस लगवाने वजह से चाहिए। पूरा एकदम, मतलब कि गाड़ी में पूरा नया वाला फील आ रहा है। तो ये अभी लगे हैं, मतलब ये 10 महीने पुराने हैं।
रियर सीट का कंफर्ट और थर्ड रो पे कभी किसी को बिठाया हो वो एक्सपीरियंस, हाँ। और साथ में एसी, ये तीनों चीज बताइए फिर अपना वीडियो समाप्ति की ओर। हाँ, तो मोस्ट कंफर्टेबल तो फ्रंट रो ही है, हाँ। डेफिनेटली, हाँ। जहाँ मैं मैक्सिमम टाइम गुजारता हूँ। कभी कोई भाई चलाने लगता है तो मैं बीच वाली रो पे बैठता हूँ, जो मुझे रीजनेबली कंफर्टेबल लगती है। बहुत कंफर्टेबल तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसमें कोई खास कुशनिंग नहीं है, फ्लैट बेंच टाइप का सेटअप है। फ्रंट रो के बाद अगर बैक सीट पे जाएं, जो बीच वाला एरिया है जहाँ कभी मुझे बैठना पड़ता है जब कोई भाई ड्राइव करने लगे या ऐसा कुछ हो, तो उस केस में मुझे महसूस होता है कि वो रिलेटिवली हल्का ही है, मतलब एवरेज है, क्योंकि बहुत ही फ्लैट बेंच है, कोई एक्स्ट्रा कुशनिंग नहीं है, पर 3 लोग बैठ आराम से जाते हैं, क्योंकि स्पेस के नज़रिए से वहाँ जगह बनती है। पीछे वाले में तो चूंकि साइड बार वाली सीटें हैं ना, जो दीवार से लगी हुई सीटें हैं, और आप जिस दिशा में जा रहे होते हो जब आपकी नज़र उस दिशा में ना हो पाए, तो वो सीटें बहुत अजीब महसूस कराती हैं आपको। तो वो तो डेफिनेटली कोई कंफर्टेबल सीट नहीं है। बट हम लोग कभी 5 से ऊपर ट्रैवल नहीं करते, तो यूजुअली 5 लोग होते हैं सामान रखने और 5 लोगों का जो सामान होता है वो इतना होता है कि पीछे वाली सीटें फोल्ड करके वो एरिया, का। खुद आराम में रहती हैं वो सीटें, वो आराम आराम ही कर रही हैं अभी भी। और एसी? एसी भी इसका गाड़ी का एवरेज से थोड़ा ऊपर होगा, बिल्कुल टॉप नॉच जैसा एसी होना चाहिए वैसे है। वैसा मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक तो बहुत ही एयरी बड़ा रूम है। तो कूलिंग में उतना हाँ, ज़्यादा मतलब थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा जब आपको असल में एसी की ज़रूरत होती है। Okay. जिन महीनों में है ना, मई जून में जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको तुरंत ज़रूरत होती है। उसके लिए कुछ हैक्स होते हैं जो पॉपुलर हैं आजकल की, शीशा पहले थोड़ा सारा गाड़ी खोल दें तो जल्दी एयर लीक हो जाएगी। बीच में भी इन्होंने एक दिया हुआ है एयर वेंट, जो कि थोड़ा बीच वालों को प्लेजेंट एक माहौल दे देता है। बट यस, पीछे रो वाली रो में कभी किसी को बैठना पड़ेगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सफ़र करता है। ओके। या तो दोस्तों ये थे प्रशांत, मुझे लगता है इन्होंने अपनी सारी बात रख दी है, हम तक पहुंचा दी है, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि सारे जवाब मिल गए हैं। बस एक चीज़ पूछना हो, जी। अगली गाड़ी कौन सी होगी इसके बाद? हाँ, ये मैं अभी इस बारे में मन बना रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पुरानी हो गई है, अब 6+ में चल रही है। हाँ। 2 गाड़ियाँ मन में रही हैं पिछले कुछ समय में, जो कि वाकई मार्केट में ज़्यादातर लोग उनको देख रहे हैं। जैसे एक तो XUV 700, जिसके लिए मैंने इसको एक बेचने का भी इरादा बना लिया था पिछले नवंबर में। हाँ। उससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी, अगर आप समय हो आपके पास तो मैं शेयर भी करूं कि मैंने इसको लगाया सेल पे, और ये 4WD होने की वजह से इसका डिमांड मेरी उम्मीदों के बराबर आ गई। लगभग 9.5 के आसपास का एक ग्राहक मिला। हाँ। वो उत्तराखंड के ही ग्राहक थे, तो उन्हें 4 व्हील की मत ज़रूरत पड़ती होगी। तो 9.5 में लगी, तो बाद में मुझे पता लगा कि हमारे कोई जानकार हैं, वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी वो रेट देने के लिए तैयार हो गए। तो मैंने कहा कि मैं विधायक को, चूंकि उनके पास चुनाव में लगाने के लिए फंड है, तो उन्हें तो मैं 50,000 फालतू में ही दूंगा, क्योंकि उनके काम की भी है, गाड़ी एकदम नई है और उनका चुनाव में मदद करेगी और रगड़ी जाएगी, और मैं मतलब किसी ऐसे आदमी को बेचूं तो उस पर पेनल्टी है 50,000 की, तो 10 लाख रुपए में हम बेचेंगे। हालांकि मैंने वो बाद में ड्रॉप कर दिया आइडिया, क्योंकि मुझे हमारे एक साथी ने सजेस्ट किया कि XUV 700 में कुछ प्रॉब्लम्स अगर आई शुरुआती मॉडल्स में, या कुछ कमियां पकड़ में आ गई, तो सही डिसीजन नहीं होगा उसको लेने का अभी। तो वेट कर लो, पहले बाहर आने दो। जैसे आप हमारा ये रिव्यू कर रहे हैं, वैसा है कोई कस्टमर रिव्यू जब आप करेंगे वो मैं देख लूँगा, 5,000 7,000 चली हुई गाड़ी का, तब उस पर विचार करूँगा। दूसरा जो ऑप्शन है जो मन में है, वो जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक्चुअली, कि इन्होंने स्कॉर्पियो को देखते हैं कैसा डिज़ाइन किया है। अच्छा, नई अगर उसमें कोई, जैसे पिछली बार इनका S6 के साथ भी एक 4WD मॉडल आता था, अगर वैसा ही कॉम्बिनेशन इन्होंने इस बार भी रखा और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाए और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिल जाए, तो नए डिज़ाइन को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो अभी कम से कम 1 साल तो कोई चेंज नहीं है, बट यस, चेंज करूँगा तो महिंद्रा में ही। ओके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं प्रशांत अभी महिंद्रा चलाते हैं, स्कॉर्पियो चलाते हैं, और जब चेंज करेंगे ना तो फिर महिंद्रा में जाएंगे, ऐसा इन्होंने मन बना रखा है। और क्यों नहीं खरीदा XUV 700 वो इन्होंने बता दिया है। और अगर मुझसे कुछ रह गया, नहीं पूछ पाया हूँ क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू कर दिया इनका मैंने, कुछ नहीं कट हो रहा है, तो फिर भी सवाल कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए। मुझे देना होगा मैं दे दूंगा, प्रशांत को देना होगा तो प्रशांत तक भेज दूंगा, जवाब आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू प्रशांत। थैंक यू सो मच।